मैंने अपनी जेब से पूरे 2 लाख युआन खर्च करके गांव वालों के आने जाने के लिए एक पुल बनवाया था। लेकिन अब वही गांव वाले मुझसे कह रहे थे कि पुल से मिलने वाली कमाई सब में बराबर बांटो। उस समय चाचा झांव पूरे गांव के सामने सीना ठोक कर बोले, मैं इस गांव का सबसे बड़ा उपकारी हूं और अब ये लड़का हमसे अपने ही गांव के पुल पर पैसे मांग रहा है। उनकी बात सुनते ही मैंने बिना एक पल गंवाए सीधे पुल तोड़ने वाली टीम को फोन मिला दिया और कहा, हेलो, गांव के प्रवेश पर जो पुल बना है उसे अभी के अभी तोड़ दो। नदी को फिर से वैसा ही कर दो जैसी पहले थी। मेरी बात सुनकर चाचा झाऊ गुस्से से चिल्लाए, इसने अपनी मर्जी से पुल बनाया और खुद ही मुफ्त में चलने भी नहीं देता। फिर उन्होंने मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहा, लिनजैन, अभी तुमने क्या कहा? पुल का पैसा तुम अकेले नहीं खा सकते, गांव के हर आदमी का उसमें हिस्सा है। पुल सब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कमाई भी पूरे गांव की होगी। मैंने गुस्से से जवाब दिया, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं? तभी वहां मौजूद अधिकारियों में से एक ने कहा, कॉमरेड, इस आदमी ने बिना अनुमति के पुल बनाया है और खुद ही टोल भी वसूल रहा है, इसे पकड़ कर ले चलो। एक पुलिस अधिकारी मेरे पास आया और बोला, लिन जैन, तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, कृपया जांच में सहयोग करो। मैंने तुरंत कहा, चाचा झाओ, इस पुल पर मैंने पूरे 2 लाख युआन अपनी जेब से खर्च किए हैं। ये रहे सारे बिल और रसीदें, एक एक पैसा मेरा अपना है। अधिकारियों ने कागज देखकर पूछा, टोल वसूलना कब से शुरू किया? मैंने जवाब दिया, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर सिर्फ 10,000 युआन से थोड़ा ज्यादा आया है। हर एक पैसे का हिसाब इस रजिस्टर में लिखा है। किस गाड़ी ने किस दिन पुल पार किया और कितना पैसा दिया, सब दर्ज है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चाचा झाओ फिर चिल्ला उठे, सिर्फ 10,000? किसे बेवकूफ बना रहा है? ये हिसाब किताब सब नकली है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने 2 लाख युआन लगाए और अभी तक 10,000 भी वापस नहीं आए। आप लोग आखिर बांटना क्या चाहते हैं? क्या मेरे ऊपर चढ़े 1,90,000 युआन के कर्ज में हिस्सा लोगे? तभी भीड़ में से किसी ने ताना मारते हुए कहा, किसने कहा था तुझे अपनी मर्जी से पुल बनाने को? हमने तुझसे भीख थोड़ी मांगी थी। मैंने गुस्से में पूछा, चाचा, आपने अभी क्या कहा? जरा दोबारा बोलिए। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, इसकी बातों में मत आओ, नकली हिसाब बनाना कौन सी बड़ी बात है? एक और आदमी बोला, बिल्कुल, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, या तो पुल का पैसा सब में बांटो, नहीं तो पुल गिरा दो। तभी पुलिस अधिकारी ने बीच में आकर कहा, सब लोग शांत हो जाइए। लिनजैन, आप अभी हमारी जांच में सहयोग कीजिए, फिलहाल पुल को सील किया जाएगा। मैंने भीड़ की तरफ देखकर गुस्से से कहा, क्या आप लोगों में जरा भी जमीर नहीं बचा? इस पुल को बनाने के लिए हमने अपने बच्चों की पढ़ाई तक के पैसे निकाल दिए थे। जब इसी पुल से रोज गुजरते थे तब क्यों नहीं बोले? तभी भीड़ से आवाज आई, किसने कहा था अपनी जेब से पैसा लगाने को? तूने अपनी मर्जी से किया था। मैंने सीधे चाचा झाऊ की आंखों में देखकर कहा, आपका पोता रोज इसी पुल से स्कूल जाता है, क्या आपको याद नहीं? पहले आप मेरे घर आकर कितनी बार हाथ जोड़कर पुल बनाने की विनती करते थे। अधिकारी ने माहौल बिगड़ता देखकर कहा, बस आज के लिए इतना ही, अभी पुल से किसी को गुजरने की अनुमति नहीं होगी, पहले जांच पूरी होने दो। भीड़ से फिर आवाज आई, अकेला होकर हमसे लड़ना चाहता है? आखिरी बार कह रहे हैं, या तो पैसा बांट दे या पुल गिरा दे, फैसला तुझे करना है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा, पैसा बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कहकर मैंने तुरंत फोन मिलाया, हेलो मालिक वांग, मैं लिन जैन बोल रहा हूं। उस पुल में लगा पूरा उच्च गुणवत्ता वाला स्टील मैं आपको बेच रहा हूं, कबाड़ के भाव ही सही, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आदमी भेजकर सब निकलवा लीजिए। उधर से मालिक वांग बोले, मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करता हूं, जब लोगों के दिल ही सड़ चुके हों तो सबसे मजबूत पुल भी किसी काम का नहीं रहता। मैंने कहा, धन्यवाद। अगले दिन कुछ लोग पुल पार करते हुए हंस रहे थे और कह रहे थे, जल्दी जल्दी निकल लो, बाद में ये पुल रहेगा ही नहीं। तभी पुलिस के जाने के बाद चाचा झाओ फिर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने घमंड से कहा, क्या पुलिस चली गई तो मामला खत्म हो गया? आज पुल के पैसे का हिसाब करके ही रहेंगे, पुल सबका है, पैसा भी सबका होगा। मैंने अपना रजिस्टर उनके सामने खोलते हुए कहा, मैंने पूरे 2 लाख युआन लगाए हैं, अभी तक कुल कमाई 10,000 युआन भी नहीं हुई है। जिसे ये छुट्टे पैसे बांटने हैं, पहले मेरे 1,90,000 युआन का घाटा भर दो। भीड़ से फिर वही आवाज आई, किसने कहा था तुझे पुल बनाने को? हमने तुझसे मांगा था क्या? मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर मांगा नहीं था तो आज के बाद इस पुल पर चलना भी मत। फिर मैंने रजिस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लियू लाओसान, पिछले महीने तुमने इस पुल से पूरे 47 बार गाड़ी निकाली थी, एक बार भी नहीं छोड़ा। और सुन लो, मैंने गांव वालों से एक पैसा भी नहीं लिया, हर 10 युआन सिर्फ बाहर के लोगों से लिया गया है। लेकिन भीड़ फिर भी नहीं मानी। किसी ने चिल्लाकर कहा, अगर गांव वालों से पैसा नहीं लिया तो खर्चा कैसे निकलेगा? इसकी बातों में मत आओ, इसने जरूर पैसा छिपा दिया है। दूसरा बोला, सारा हिसाब खुद लिखता है, जितना चाहे उतना दिखा देगा। चाचा झाऊ ने भी रजिस्टर की तरफ देखकर कहा, हस्ताक्षर भी नकली बनाए जा सकते हैं, आखिरी बार कह रहे हैं, या तो पैसा बांट दे, नहीं तो ये पुल बचने वाला नहीं। मैंने धीरे से रजिस्टर बंद किया और कहा, इस रजिस्टर में सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं लिखा,
12 तारीख की रात आपकी बहू की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। आधी रात को आप इसी पुल के सामने खड़े होकर मुझसे मदद मांग रहे थे। 5 अप्रैल को आपके खेत की खाद वाली गाड़ी नदी किनारे कीचड़ में फंस गई थी। तब भी आप घबराकर मेरे पास आए थे। मेरी बात सुनकर चाचा झाओ का चेहरा बदल गया। उन्होंने घबराकर कहा, बस अब और मत बोलो लिन जैन, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूला हूं। लेकिन चाचा चैन ने कहा है कि अगर इस पुल की कमाई बांट दी जाए तो साल के अंत में हर घर को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो आपकी इंसानियत की कीमत बस इतनी सी है? तभी भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी, सब लोग सुन लो, अगर आज इसने हमारी बात नहीं मानी तो हम में से कोई यहां से नहीं जाएगा। सब एक साथ चिल्लाने लगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैंने गुस्से से कहा, तुम लोग कर क्या रहे हो? किसी ने जवाब दिया, पैसा बांट देगा तो सब पहले की तरह पड़ोसी बने रहेंगे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोगों को लगता है कि मुझे दबाकर पैसे निकलवा लोगे? चाचा जाओ फिर गरज कर बोले, ज्यादा अकड़ मत दिखा, जरूरत पड़ी तो फिर से तेरी शिकायत कर दूंगा। अवैध निर्माण और गैरकानूनी टोल वसूली, इनमें से कोई भी जुर्म तुझे जेल भेजने के लिए काफी है। करीब 2 घंटे तक वो लोग मुझसे बहस करते रहे, लेकिन बार बार वही बात दोहराते रहे कि पुल की कमाई सब में बांट दो। तब मुझे समझ आ गया कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि मैं उनके सामने झुकता हूं या नहीं। मैंने शांत होकर कहा, कल सुबह पुल तोड़ने वाली टीम आ जाएगी। तभी मेरी पत्नी मेरे पास आकर बोली, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। पुल से निकला सारा स्टील हम खुद बेच देंगे। इस बार इन्हें अच्छी तरह याद रहना चाहिए कि कोई पुल आसमान से नहीं गिरता। दूसरी तरफ चाचा झाओ अपने साथियों से हंसते हुए बोले, तुम लोगों को क्या लगता है लिन जैन झुकेगा नहीं? उसे झुकना ही पड़ेगा, पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, चाचा झाओ, इस बार आपने सच में बहुत बड़ी बाजी खेल दी है। तभी दूर से एक आदमी चिल्लाया, क्या तुम लोगों में जरा भी जमीर बचा है? अपनी आंखें खोलकर खुद देखो। सामने रखे पूरे हिसाब किताब में अब सिर्फ 600 युआन ही बचे थे। मैंने चाचा झाओ की तरफ देखते हुए कहा, चाचा झाओ, आपका पोता रोज इसी पुल से स्कूल जाता है, क्या आपको याद नहीं रहा? सिर्फ आधा साल पहले आप ही ने मुझसे कहा था, लिन जैन, तुम ये पुल बनाकर बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हो। लेकिन चाचा झाओ ने मुंह फेरते हुए झल्ला कर कहा, मुझे नहीं पता तू क्या बकवास कर रहा है। तभी उनका बेटा धीरे से बोला, पिताजी, लगता है इसके पास सच में पैसे नहीं बचे। लेकिन चाचा झाओ तुरंत गरज उठे, चुप रह, पैसा जरूर कहीं और छिपाया है। ये लड़का बहुत चालाक है, कौन जाने किस कोने में छिपा कर रखा होगा। तभी चाची चेन आगे बढ़ी और बोली, लिन जैन, मैं एक बात निष्पक्ष होकर कहती हूं, तुम्हारे बनाए इस पुल से पूरे गांव को बहुत सुविधा हुई है, लेकिन जब तुम अकेले पैसे वसूलते हो तो लोगों के मन में थोड़ा खटकता है। मैंने उनकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, चाची चेन, पिछले महीने आपकी बहू की डिलीवरी मुश्किल हो गई थी। रात के ठीक 3 बजे मैं ही अपनी 3 पहिया गाड़ी लेकर आपके परिवार को इसी पुल से अस्पताल ले गया था। बताइए, क्या मैंने आपसे एक पैसा भी लिया था? आप खुद कहिए, मैंने लिया था या नहीं? चाची चेन शर्म से सिर झुका गई। तभी उनके पति गुस्से में बोले, चलो घर, अब मुझसे ये बेइज्जती और नहीं देखी जाती। सब लोग यहां से हटो, किसी के घर के सामने भीड़ लगाकर मत खड़े रहो। तभी किसी ने घबराकर कहा, पुल बंद हो गया, अब शहर जाने के लिए कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। दूसरे आदमी ने तुरंत ताना मारा, अभी थोड़ी देर पहले तो सबसे जोर से तुम ही चिल्ला रहे थे कि पुल गिरा दो, तुम ही कह रहे थे कि या तो पैसा बांटें या पुल तोड़ दे। वो आदमी झेमते हुए बोला, अरे मैंने थोड़ी कहा था कि सच में तोड़ दे। तभी सीन शिफ्ट होता है। मेरी पत्नी मेरे सामने खाना लेकर आई और बोली, पहले खाना खा लो, पूरे दिन से तुमने एक निवाला नहीं खाया। मैंने धीरे से कहा, कल सुबह पुल तोड़ने वाली टीम आ जाएगी। मैंने पुल का पूरा स्टील मालिक वैंग को बेच दिया है, कबाड़ के भाव सिर्फ 80,000 युआन मिले हैं। मेरी पत्नी बोली, बेच दिया तो बेच दिया, कम से कम रोज रोज उन लोगों की लालची नजरें तो नहीं झेलनी पड़ेंगी। मैंने कड़वी हंसी के साथ कहा, पूरे 2 लाख युआन लगाए थे और वापस सिर्फ 80,000 युआन मिले, लेकिन इस बार उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा कि लालच की कीमत 80,000 युआन से भी ज्यादा महंगी पड़ती है। उसी समय गांव में कोई भागता हुआ आया और चिल्लाया, पिताजी, पुल सच में बंद कर दिया गया है, कल मुझे शहर जाकर ग्राहक से मिलना है, कैसे जाऊंगा? उसके पिता बोले, डर मत, ये मामला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। उधर मेरी पत्नी मेरी तरफ देखकर बोले, क्या तुम सच में अपनी कही बात पूरी करोगे? उस पुल का स्टील तो हमारी 10 साल की जमा पूंजी है। बच्चों की पढ़ाई की फीस के लिए मुझे मायके से उधार लेना पड़ेगा, लेकिन मैं पैसों की बात नहीं कर रही। क्या तुम सच में उस पुल को तोड़कर कबाड़ में बेच दोगे? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, अगर नहीं तोड़ू तो क्या करूं? क्या इंतजार करूं कि चाचा झाओ लोगों को लेकर आएं और पुल पर कब्जा कर लें? मेरी पत्नी बोली, लेकिन अगर हम थोड़ा सह लेते? मैंने उसकी बात काट दी, सह लूं? उन्होंने हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिया, मेरी हिसाब की किताब छीन ली और हमारे आंगन तक पर कब्जा करने आ गए। अब भी तुम चाहती हो कि मैं सहता रहूं? मेरी पत्नी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे सिर्फ डर है कि गुस्से में कहीं तुम ऐसा फैसला न कर बैठो जिसका बाद में पछतावा हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे सबसे बड़ा पछतावा इस बात का है कि मैंने सोचा था पुल बनाकर लोगों का दिल जीत लूंगा।
मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और दृढ़ आवाज में बोली, तो फिर तोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारी 10 साल की मेहनत अगर बर्बाद भी हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद जो भी हमारे घर पर मुफ्तखोरी करने आएगा पहले उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन मालिक वैंग पुल देखने आए। उन्होंने पूरा निरीक्षण करने के बाद कहा, लिन साहब, अगर कबाड़ के भाव खरीदूं तो 8-9 लाख नहीं, 8-9-10 लाख रुपए के बीच कीमत बनेगी। लेकिन सच कहूं तो इस पुल में जो स्टील लगा है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। अगर मैं आगे बेचूं तो 2 लाख युआन से भी ज्यादा मिल सकते हैं। ऐसा करते हैं, मैं आपको सबसे उचित कीमत देता हूं और 3 दिन के अंदर पूरा पुल हटाकर जगह साफ करवा दूंगा। आप चाहें तो थोड़ा और सोच लीजिए। मैंने बिना एक पल गंवाए कहा, सोचने की जरूरत नहीं, इसी कीमत पर सौदा पक्का। लेकिन मेरी एक शर्त है, कल सुबह होते ही तुम्हारे मजदूर काम शुरू कर देंगे। मैं ये काम जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता हूं। मालिक वैंग ने सिर हिलाया, ठीक है, कल सुबह ठीक 6 बजे हमारी टीम पहुंच जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे मालिक, आज इतनी सवेरे निकल पड़े। दूसरा आदमी पुल पर गाड़ी चलाते हुए बोला, तुम्हारा ये पुल बहुत बढ़िया है, शहर पहुंचने में मेरा आधा घंटा बच जाता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, धीरे चलना। तभी एक गांव की औरत बोली, लिनजेन, मैं बाजार जा रही हूं। वैसे गांव वालों से पैसे क्यों नहीं लेते? बाहर वालों से हर बार 10 रुपए लेते हो। मैंने जवाब दिया, ये पुल मैंने अपनी जेब से बनाया है, गांव वाले अपने हैं, उनसे कभी पैसा नहीं लिया। वो औरत बोली, तुम सच में हिसाब किताब बहुत साफ रखते हो। कल की सारी बात मैंने सुन ली। चाचा झाओ ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि पुल अभी भी है या नहीं। थोड़ी देर बाद एक नई कार पुल पर आई। उसका मालिक मुस्कुराते हुए बोला, सुप्रभात लिन भाई, नई गाड़ी खरीदी है, कल ही नंबर प्लेट लगी है, अब रोज इसी पुल से दफ्तर जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, जितनी बार जाना है आज चले जाओ, बाद में ये पुल नहीं रहेगा। तभी सब्जियों से भरी एक गाड़ी आई। ड्राइवर चिल्लाया, ताऊ जल्दी जाने दो, मुझे 9 बजे से पहले शहर की मंडी पहुंचना है, नहीं तो बाजार छूट जाएगा। किसी ने जवाब दिया, बस 3 मिनट और। गांव का दरवाजा आ गया। तभी अचानक कई ट्रक और मशीनें पुल के पास आकर रुक गईं। भीड़ घबराकर चिल्लाने लगी, अरे तुम लोग कौन हो, ये क्या कर रहे हो? किसी ने देखा कि मजदूर मशीनें उतार रहे हैं तो जोर से चिल्लाया, पुल तोड़ने आए हो? नहीं, पुल नहीं टूटेगा, किसने इजाजत दी? कोई और चिल्लाया, लिनजेन कहाँ है, उसे बुलाओ, क्या वो पागल हो गया है? तभी मैं आगे बढ़ा और शांत आवाज में कहा, इजाजत मैंने दी है। उसी समय सरकारी अधिकारी ने दस्तावेज खोलकर ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। जांच के बाद यह साबित हुआ है कि लिन परिवार के गांव का ये नदी पार करने वाला पुल बिना सरकारी अनुमति के बनाया गया अवैध निर्माण है। निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे स्वयं हटाने का आदेश दिया जाता है। मैंने भीड़ की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, तुम लोगों ने ही जाकर शिकायत की थी ना? अब मैं इसे कानून के अनुसार खुद हटवा रहा हूं। बिना अनुमति पुल बनाना और टोल लेना कानून का उल्लंघन है। अब किसी को कोई आपत्ति है? अधिकारी ने शिकायत पत्र उठाकर पढ़ा। बिना अनुमति नदी पर पुल बनाया और अवैध रूप से टोल वसूला। शिकायतकर्ता जाओ धाओ। मेरी बात सुनकर चाचा झाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। किसी ने घबराकर उनसे कहा, चाचा झाओ, आपने शिकायत करते समय तो नहीं कहा था कि पुल ही तोड़ दिया जाएगा? चाचा झाओ गुस्से में चिल्लाए, चुप रहे। तभी भीड़ से आवाज आई, शुरू में तो आपने कहा था कि बस इसे पैसे बांटने पर मजबूर करेंगे, अब तो पूरा पुल ही चला गया। मैंने उनकी तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, हाँ, मैं इसे तोड़ दूंगा। अगर तुम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला तो मैं भी इसे यूं ही खड़ा नहीं रहने दूंगा। लिनजेन, आज सुबह तो मैं अभी इसी पुल से होकर गई थी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि अब इसे तुरंत तोड़ दिया जाएगा? बहन झाओ, कल तुम मेरे घर के सामने कितनी देर तक खड़ी होकर मुझे गालियां दे रही थीं? 3 मिनट। और अब तुम कह रही हो कि तुमने हंगामा नहीं किया, उसके बाद तुम मुड़कर चली गई। तो क्या तुम बस खड़ी खड़ी देखती रहीं जब वो लोग मेरे घर का दरवाजा तोड़ रहे थे? तभी चाचा झाओ जोर से चिल्लाए, इसकी बातों में मत आओ, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। पूरे 2 लाख युआन का पुल है, क्या ये सच में इसे तोड़ देगा? काम शुरू करो। तभी उनका बेटा घबरा कर बोला, पिताजी अब बस कीजिए। लेकिन चाचा झाओ गरज उठे, तुझे क्या पता, इस पुल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तभी निर्माण कंपनी के कर्मचारी में कागज निकालकर कहा, यह परियोजना प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया वैध कार्य आदेश है। कानूनी निर्माण कार्य में बाधा डालने वाला हर व्यक्ति कानून के अनुसार जिम्मेदार होगा। ये सुनते ही कोई घबरा कर बोला, जल्दी जाओ, तुम्हारे पिताजी की ब्लड प्रेशर की दवा लेकर आओ। तभी मशीन से तेज आवाज आई और किसी ने चीख कर कहा, अरे इन्होंने सच में स्टील का गर्डर काटना शुरू कर दिया। ये सारी स्टील की बीम तो लिन भाई एक एक करके खुद ढोकर लाए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। कई लोग भागते हुए आगे आए और चिल्लाने लगे, हमारे पूरे गांव का है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। एक गांव वाला गुस्से से बोला, लिनजेन, जब तुम ये पुल बना रहे थे तब पूरे गांव ने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम अकेले कैसे फैसला कर सकते हो कि इसे तोड़ दिया जाए? दूसरा आदमी बोला, हाँ, मैंने खुद तुम्हारे लिए सीमेंट उठाया था। लिनजेन ने शांत स्वर में कहा, रास्ते से हट जाओ वरना मशीन बंद नहीं होगी। तभी किसी ने पुलिस को फोन लगाया, लिन विलेज के पुल पर कानूनी डेमोलिशन वर्क में लोग बाधा डाल रहे हैं।
उधर से जवाब आया, समझ गया, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में अधिकारी वहां पहुंच गए। डेमोलिशन का पूरा रिकॉर्ड दर्ज है। जो भी कानूनी कार्यवाही में रुकावट डालेगा वो सीधे जेल जाएगा। अंकल जाओ भी साथ में नए साल तक वहीं रहेंगे। पुलिस ने अंकल जाओ को पकड़ लिया। मुझे छोड़ो। शांत रहिए, उत्तेजित मत होइए। एक आदमी घबराकर बोला, लिंजेन, अगर तुम सच में पुल तोड़ दोगे तो आगे से गांव वाले शहर कैसे जाएंगे? लिंजेन ने पलटकर पूछा, जब तुम लोगों ने शिकायत की थी तब उसके नतीजों के बारे में क्यों नहीं सोचा? दूसरा किसान बोला, परसों मेरी स्ट्रॉबेरी की पूरी फसल बिकने वाली है। अगर पुल नहीं रहा तो घूमकर जाने में 2 घंटे से भी ज्यादा लगेंगे। लिंजेन ने ठंडे स्वर में कहा, अब ये सब मुझसे कहने से क्या होगा? जाकर अंकल जाओ से पूछो। अगर उन्होंने शिकायत नहीं की होती तो आज ये पुल नहीं टूटता। सब लोग अंकल जाओ की तरफ देखने लगे। वो तुरंत बोला, मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कब कहा था कि पुल तोड़ दो? लिंजेन ने सीधा जवाब दिया, अगर शिकायत नहीं होती तो आज डेमोलिशन भी नहीं होता। तभी साइट इंजीनियर ने लिंजेन से कहा, बॉस लिन, पिलर और मेन बीम का जोड़ बहुत मजबूत है। इसे साधारण कटर से नहीं काटा जा सकता। स्पेशल कटिंग मशीन लानी पड़ेगी। कम से कम आधा घंटा और लगेगा। लिंजेन ने सिर हिलाया, कोई जल्दी नहीं है, पूरा काम नियमों के अनुसार ही करो। फिर उसने भीड़ की तरफ देखा। देख लिया तुम लोगों ने? अगर तमाशा खत्म हो गया हो तो अब अपने अपने घर चले जाओ। थोड़ी देर में जब पुल गिरेगा तो आवाज और भी ज्यादा होगी। उधर एक आदमी जल्दी जल्दी ट्रक चलाते हुए बोला, मेरी वाइफ ने बताया कि पुल अब बंद होने वाला है। मुझे जल्दी से 2 चक्कर और लगा लेने चाहिए। ये सामान पहुंचाकर शायद एक और ट्रिप हो जाए। कुछ देर बाद साइट इंजीनियर जोर से चिल्लाया, मेन बीम लगभग कट चुकी है। जो भी अभी पुल पर है सब तुरंत नीचे उतर जाएं। एक लड़का अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पापा चलो यहां से, अब मत देखिए। उसके पिता ने सिर हिलाया, मुझे यकीन नहीं कि वो सच में पुल गिरा देगा। उसी पल धड़ाम, पूरा पुल जोरदार आवाज के साथ टूटकर नदी में गिर पड़ा। भीड़ एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गई। अरे, सच में गिर गया पुल! पुल खत्म हो गया। अब तो हमें बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। आज सुबह ही तो मैं इस पुल से होकर आया था। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही लिंजेन से बात भी की थी। एक आदमी घबरा कर बोला, अब अगर शहर जाना होगा तो पीछे पहाड़ वाले कीचड़ वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। दूसरा आदमी बोला, मैं रोज अपने बच्चे को नदी पार करके स्कूल छोड़ने जाता हूं। आने जाने में 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। ऐसे में बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? भीड़ में से किसी ने गुस्से में कहा, जब शिकायत करने गए थे तब क्यों नहीं सोचा? दूसरा आदमी तुरंत सफाई देने लगा, मैंने शिकायत नहीं की थी, मैं तो बस 2 बार तमाशा देखने गया था। उधर बॉस वांग ने नदी की तरफ देखकर कहा, बॉस लिन, अब स्टील निकालना मुश्किल है। अब तो इसे स्क्रैप ही मानना पड़ेगा। जो स्टील वापस निकलेगी उसे बेचकर लगभग 80,000 युआन मिल जाएंगे। पैसे सीधे आपके बैंक कार्ड में भेज दिए जाएंगे। अंकल जाओ गुस्से से कांपने लगा, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने सच में पूरा पुल तोड़ दिया। ये पूरे 2 लाख युआन का पुल था। क्या तुम सच में पागल हो गए हो? लिनजेन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आपको पुल के टूटने का दुख है या अपने उस लालची प्लान के खत्म होने का? उसी समय एक आदमी फोन पर घबराकर बोला, हेलो, मैं अब वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। लिन विलेज का पुल टूट गया है। हाँ, वही पुल जिससे हम रोज जाते थे। क्या? नहीं, मैंने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर रोज 3 ट्रिप नहीं लगा पाया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हे भगवान, इतना कंपनसेशन मैं कहां से दूंगा? तभी भीड़ में से किसी ने अंकल जाओ की तरफ उंगली उठाई। शिकायत करने के लिए किसने उकसाया था? यही अंकल जाओ था। अंकल जाओ जल्दी से बोला, मैं तो सिर्फ चाहता था कि टोल का पैसा पूरे गांव में बांट दिया जाए। मैंने जो किया सबके भले के लिए किया। भीड़ भड़क उठी, सबके भले के लिए? झूठ मत बोलो, तुम्हें सिर्फ अपने हिस्से के पैसों की चिंता थी। शुरू में तुमने हमसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि लिनजेन जरूर कुछ पैसा छिपा रहा है। अगर हम सब मिलकर दबाव डालेंगे तो हर घर को कई हजार युआन मिलेंगे। तुमने कहा था शिकायत सिर्फ उसे डराने के लिए है। 2-4 दिन में वो हार मान जाएगा और पैसे बांट देगा। अब देखो, पुल भी चला गया। एक किसान गुस्से से चिल्लाया, मेरी स्ट्रॉबेरी की पूरी फसल दुकान पर ही सड़ जाएगी। क्या उसका नुकसान तुम भरोगे? दूसरा आदमी भी आगे आ गया, यहां बताओ, क्या कोई ऐसा है जो लिनजेन के घर के सामने भीड़ लगाने नहीं गया था? क्या कोई ऐसा है जिसने पैसे बांटने की मांग नहीं की थी? पहला किसान फिर चिल्लाया, मेरी स्ट्रॉबेरी का नुकसान कौन भरेगा? एक और आदमी बोला, कल मेरा बेटा स्कूल कैसे जाएगा? पहाड़ वाले रास्ते से घूमकर जाने में पूरे 4 घंटे लगेंगे। दूसरा किसान परेशान होकर बोला, मैं तो पहले ही खरीद का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूं। अगर समय पर सामान नहीं पहुंचा तो भारी नुकसान हो जाएगा। एक और किसान गुस्से से बोला, मेरे चेरी ऑर्चर्ड की फसल परसों तैयार हो जाएगी। अगर समय पर नहीं पहुंची तो खेत में ही खराब हो जाएगी। उसने अंकल जाओ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, सुन लो, अगर तुमने मेरा नुकसान नहीं भरा तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट लूंगा। शिकायत पर तुम्हारे ही सिग्नेचर हैं। अब जो भी नतीजा निकला है उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उधर अंकल जाओ का बेटा घर लौटकर बोला, पापा,
कल मैं अपनी गाड़ी सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जा रहा हूं। अंकल जाओ चौंक गया। क्या? गाड़ी क्यों बेचोगे? उसने बेबस होकर जवाब दिया। अब गाड़ी रखकर क्या फायदा? पुल तो रहा नहीं, हर बार पहाड़ वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा, 3 घंटे का चक्कर लगेगा, इतना पेट्रोल का खर्चा क्या आप उठा पाएंगे? फिर उसने गुस्से में कहा, अगर आपने सबके साथ मिलकर हंगामा ना किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारी स्ट्रॉबेरी पूरी पक चुकी है, अगर 3 घंटे घूमकर ले जाऊंगा तो सारी रास्ते में ही खराब हो जाएगी। अंकल जाओगी भड़क गया। अब तुम भी मुझे ही दोष दे रहे हो? जब मैंने कहा था कि टोल का पैसा बांटा जाएगा और हर घर को कई हजार युआन मिलेंगे, तब क्या तुमने भी हामी नहीं भरी थी? उसका बेटा शर्म से सिर झुका गया। हाँ, मैं लालच में अंधा हो गया था। उसी समय एक और किसान भागता हुआ आया। हम तो बर्बाद हो गए। ल्यू लाओ का पीच ऑर्चर्ड पहले ही खरीद के कॉन्ट्रैक्ट पे जा चुका है। अगर समय पर डिलीवरी नहीं हुई तो सिर्फ एडवांस ही $3000 वापस करने पड़ेंगे। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? सबकी नजरें फिर अंकल जाओ पर टिक गईं। एक आदमी गुस्से से बोला, अंकल जाओ, अब तो कुछ बोलिए। सारा सामान लद चुका है, चलें? हाँ, एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया। ब्रदर लिन, क्या आप सच में जा रहे हैं? लिन झन ने शांत स्वर में कहा। मेरे पिताजी अब पहले जैसे नहीं रहे और अभी अभी मैंने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। आज से इस गांव का मुझसे कोई संबंध नहीं रहा। उधर, माँ, थोड़ा और हिम्मत रखिए, सोइए मत। कुछ ही देर बाद, माँ, अरे पुल कहाँ गया? पुल तो टूट चुका है, क्या आपको याद नहीं? जल्दी पीछे पहाड़ वाले रास्ते से चलो। नहीं जा सकते, इस रास्ते से कार नहीं निकल सकती। माँ, मेरी बात सुन रही हैं? जल्दी लिंजन को फोन करो। फोन उठाइए, मैं हाथ जोड़ता हूं। ब्रदर लिन, कृपया फोन उठाइए। लेकिन फोन से सिर्फ रिकॉर्डेड आवाज आई। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं उससे इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। इस तरफ से भी रास्ता नहीं है। माँ, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। अगले दिन, कल तक तो सब ठीक था, आज सारी स्ट्रॉबेरीज बीच से सड़ चुकी हैं। पापा, मैंने व्यापारी को फोन किया था, उन्होंने कहा घूमकर आने में बहुत समय लग जाता है। रेफ्रिजरेटेड ट्रक को भी यहां पहुंचने में 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। जब तक चेरी पहुंचेगी वो पूरी खराब हो जाएगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि अब वो हमारे गांव खरीदने नहीं आएंगे, हमें खुद कोई रास्ता निकालना होगा। तभी बूढ़े आदमी ने जोर से अपने सिर पर हाथ मारा। मैं क्या कर बैठा? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब लिंझन पुल बना रहा था, मैंने भी उसके लिए सीमेंट का सांचा उठाया था। उसने मुझे अपने हाथ से सिगरेट दी थी। ब्रदर लिन, मैं इंसान कहलाने लायक भी नहीं हूं। उस वक्त लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। 30,000 युआन की चेरी, घर की खाद का पैसा, बच्चों की स्कूल फीस, सब खत्म हो गया। उसका बेटा उसे संभालते हुए बोला, पापा मत रोइए, उठिए। व्यापारी साफ कह चुके हैं, जब तक रास्ता नहीं खुलेगा वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब रोने से क्या होगा? सब खत्म हो गया, बहुत देर हो चुकी है। एक और आदमी भागता हुआ आया। पापा, पड़ोस वाले गांव के ओल्ड जाओ का ऑर्डर भी कैंसिल हो गया है। उन्होंने साफ कह दिया, जिस गांव का रास्ता बंद होगा वहां वो खरीदने नहीं आएंगे। काश लिंजन अभी भी गांव में होता। उसी समय एक दुकानदार गुस्से में अंकल जाओ के पास पहुंचा। जाओ देहोक, मेरे सुपरमार्केट में 3 दिन से सामान नहीं पहुंचा, ट्रक अंदर नहीं आ पा रहे, अब बताओ क्या करूं? अंकल जाओ झुंझला कर बोला, तो जाकर खुद सड़क बना लो। तभी एक नौजवान बोला, अंकल जाओ, मेरी आधी स्ट्रॉबेरी सड़ चुकी है, कुछ तो बोलिए। दूसरा किसान चिल्लाया, ओल्ड लिन का चेरी ऑर्चर्ड भी बर्बाद हो गया। भीड़ गुस्से से भड़क उठी। अब तुम लोग सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो। शुरू में लिंझन के घर के सामने भीड़ लगाने कौन आया था? पैसे बांटने की मांग किसने की थी? भीड़ में से आवाज आई, हमें तुमने उकसाया था। अब अपनी जिम्मेदारी हम पर मत डालो। अगर तुम हमें भड़काते नहीं तो हम में से कोई भी लिंझन से दुश्मनी नहीं करता। अंकल जाओ का बेटा बोला, पापा घर चलते हैं। अंकल जाओ चीख पड़ा, कौन सा घर? ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसका बेटा बोला, क्योंकि शिकायत पत्र पर आप ही के सिग्नेचर थे। पापा कहाँ जा रहे हैं? 2-4 दिन के लिए जिले में चला जाता हूं। गांव में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पुल टूट गया, रास्ता बंद हो गया, फल खेतों में सड़ रहे हैं, अब क्या होगा? एक बुजुर्ग बोला, मैंने शुरू से कहा था जाओ देहुक के साथ मत जाओ। दूसरा आदमी बोला, अब ये बातें करने से क्या फायदा? कुछ दिन बाद सरकारी अधिकारी गांव पहुंचे। नई प्रोविंशियल रोड का प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन उसके लिए एक नया पुल बनाना जरूरी होगा। प्रोविंस तभी पैसा देगा जब गांव वाले भी कुछ हिस्सा खुद जुटाएंगे। किसी ने पूछा, कितना? अधिकारी ने जवाब दिया, 3 लाख युआन। कुछ दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है? लिंझन बाहर आया। क्या बात है? गांव वाले हिचकिचाते हुए खड़े थे। ब्रदर लिन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप बड़े दिल वाले इंसान हैं, कृपया वापस आ जाइए और हमारे लिए फिर से पुल बना दीजिए। दूसरे गांव वाले ने जल्दी से कहा,
इस बार हम वादा करते हैं कोई भी दोबारा शिकायत नहीं करेगा। हाँ, पूरा गांव कसम खाता है, अगर आगे कभी कोई शिकायत करेगा तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं रहेगा। लिनझन में शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं फिर से पुल बना सकता हूं। सबके चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन अगले ही पल लिनझन बोला, पहले वो पूरे 2 लाख युआन लौटा दो जो मैंने पिछली बार अपनी जेब से लगाए थे। समझ लो वो पैसा मैंने तुम लोगों को उधार दिया था। भीड़ एकदम शांत हो गई। 2 लाख? किसी ने जल्दी से कहा, ब्रदर लिन, आपने कहा था कि पुल बनाने में 2 लाख लगे थे, लेकिन स्क्रैप बेचकर तो आपको 80,000 युआन मिल चुके हैं। अब तो सिर्फ 1,20,000 ही बचते हैं। दूसरा आदमी बोला, वैसे भी अब आप गांव में रहते नहीं, पुल बन भी गया तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम क्यों 1,20,000 दें? एक और आदमी बड़बड़ाया, सही कह रहा है। तभी लिनझन की वाइफ गुस्से में आगे आई, दफा हो जाओ यहां से। जब पुल मुफ्त में इस्तेमाल करने दिया तब तुम लोगों को शिकायत थी कि तुम्हें टोल का हिस्सा नहीं मिला। अब पुल नहीं रहा तो रो रहे हो कि कोई बनाकर नहीं दे रहा। तुम लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी। जिंदगी भर कीचड़ वाले रास्तों पर चलने के ही लायक हो। पूरा माहौल शांत हो गया। लिनझन में सबकी तरफ देखकर कहा, अभी भी तुम लोग असली बात नहीं समझे। मुझे इन 2 लाख युआन की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या तुम लोग अपने ही लिए, अपने गांव के लिए, अपनी जेब से 1 रुपया भी निकालने को तैयार हो या नहीं। लेकिन तुम लोगों ने मुझे जवाब दे दिया है। अब सब लोग वापस चले जाओ। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, अब तो लिनझन बड़े आदमी बन गए हैं, उन्हें इन थोड़े से पैसों की क्या परवाह होगी। दूसरा आदमी बोला, लेकिन 2 लाख युआन कोई छोटी रकम नहीं है। अंकल जाओ फिर बड़बड़ाया, असल में वो शुरू से ही पुल बनाना नहीं चाहता था। एक बुजुर्ग तुरंत बोल पड़े, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? उसने कहा था कि वो पैसा उधार मान रहा है, मुफ्त में देने के लिए नहीं। अगर पुल बन जाता तो टोल से धीरे धीरे पैसा वापस किया जा सकता था। भीड़ में से फिर आवाज आई, लेकिन अब तो वो गांव में रहता भी नहीं, हम क्यों पैसा दें? एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहली बार जब उसने पुल बनाया था पूरे 2 लाख युआन उसने अकेले खर्च किए थे, तब तुम लोगों ने 1 रुपया भी नहीं लगाया। अब जब वो कह रहा है कि सब मिलकर पैसा लगाओ तो तुम कह रहे हो कि वो पुरानी बात का हिसाब मांग रहा है। लेकिन जब तुम लोग उससे टोल का पैसा बांटने की जिद कर रहे थे तो क्या वो पुरानी बात का हिसाब नहीं था? कुछ लोग धीरे धीरे आपस में बात करने लगे, चलो उससे फिर से बात करते हैं। अगर 2 लाख नहीं हो सकते तो 1 लाख या 50,000? दूसरे ने तुरंत से रहलाया, 50,000 भी कोई नहीं देगा। लिनझन ने उनकी तरफ देखा, तुम लोग अभी तक गए नहीं? एक गांव वाला हाथ जोड़कर बोला, ब्रदर लिन, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। लिनझन ने आखिरी बार सबकी तरफ देखा, तुम लोग अभी भी नहीं समझे। मुझे इन 2 लाख युआन की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या तुम लोग अपने ही लिए, अपने गांव के लिए, अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च करने को तैयार हो या नहीं। नतीजा क्या निकला ये तुम लोग खुद भी अच्छी तरह जानते हो। अब सब लोग वापस चले जाओ। एक गांव वाला बड़बड़ाया, अब तो तुम बड़े अधिकारी बन गए हो, तुम्हें इन थोड़े बहुत पैसों की क्या परवाह होगी। लिनजेन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम लोगों का क्या? पहले पूरे 2 लाख युआन का बोझ मैंने अकेले अपने कंधों पर उठाया था। क्या तुम में से किसी में भी कभी हम सब इन 2 शब्दों के बारे में सोचा था? तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, अंकल झाओ। लिनजेन नहीं माने, उन्होंने कहा है कि पहले पूरे 2 लाख युआन इकट्ठे करो। अंकल झाओ ने बिना देर किए कहा, तो फिर इकट्ठा करो, पूरा गांव मिलकर पैसे जुटाओ। अगर पूरे ना हो तो हर घर जाकर मांगो, किसी भी तरह पूरी रकम इकट्ठी करनी ही होगी। कुछ दिनों बाद गांव में सभा बुलाई गई। अधिकारी ने घोषणा की, फैसला हो चुका है, नई रीजनल हाईवे हमारे टाउन के बीच से गुजरेगी, लेकिन इसकी पहली शर्त है कि इसके साथ एक पब्लिक ब्रिज भी बनाया जाएगा। इस पुल के निर्माण की शुरुआती रकम गांव वालों को खुद जुटानी होगी। भीड़ में से किसी ने पूछा, इतने सारे पैसे तो सरकार कितनी सहायता देगी? अधिकारी ने जवाब दिया, मुख्य सड़क के निर्माण का खर्च सरकार उठाएगी, लेकिन इस पब्लिक ब्रिज के लिए शुरुआती रकम गांव को खुद जुटानी होगी। अगर इस साल के अंदर पैसे पूरे नहीं हुए तो ये निर्माण का मौका पड़ोस वाले गांव को दे दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, एक बार सड़क और पुल दोनों बन गए तो भविष्य में हमारे गांव का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। एक आदमी चिंतित होकर बोला, लेकिन ये 3 लाख युआन कौन देगा? गांव के प्रधान ने कहा, हर घर अपनी हैसियत के अनुसार योगदान दे, जिससे जितना हो सके उतना दे। सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करें। एक किसान बोला, मेरे बाग के आधे से ज्यादा फल खराब हो चुके हैं। इस बार की फसल में मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ है। सच कहूं, अब मेरे पास अतिरिक्त पैसे बिल्कुल नहीं बचे। दूसरा किसान आगे आया, मैं 5,000 युआन दूंगा। मेरा चेरी ऑर्चर्ड पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन पुल के बिना काम नहीं चल सकता। अगर अगले साल भी पुल नहीं बना तो फिर सारे फल खेत में ही सड़ जाएंगे। एक और आदमी बोला, मैं भी 5,000 युआन दूंगा। मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेच दूंगा। कुछ देर बाद सबके पैसे जोड़कर देखे गए, लेकिन कुल रकम 40,000 युआन भी नहीं पहुंच पाई।
उसी समय कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। क्या आप लोग लिन विलेज के रहने वाले हैं? गांव के प्रधान ने जवाब दिया। जी हाँ, मैं इस गांव का प्रधान हूं, अधिकारी ने कहा। हमें टाउन ऑफिस की तरफ से भेजा गया है। आइए प्रोविंशियल हाईवे फंडिंग प्लान पर चर्चा करते हैं, उन्होंने फाइल खोलते हुए कहा। अगर गांव अपनी तरफ से 3 लाख युआन जुटा ले तो सरकार 3 मिलियन युआन की सहायता देगी। भीड़ में हलचल मच गई। क्या 3 मिलियन युआन? अधिकारी ने सिर हिलाया। लेकिन इसकी पहली शर्त यही है कि साल खत्म होने से पहले गांव को अपनी तरफ से पूरी राशि जमा करनी होगी। अगर समय पर पैसे जमा नहीं हुए तो ये प्रोजेक्ट पड़ोस के ली विलेज को दे दिया जाएगा। गांव के प्रधान ने हाथ जोड़कर कहा। कॉमरेड, क्या ये 3 लाख युआन थोड़ा कम नहीं किए जा सकते? अधिकारी ने सिर हिलाया। नहीं, ये तय मानक है, इसमें 1 युआन की भी कमी नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा, वैसे क्या पहले आपके गांव में एक बहुत ही काबिल इंसान नहीं था, वही जिसने अपनी जेब से गांव के लिए पब्लिक ब्रिज बनवाया था? आप लोग चाहें तो उससे बात करके देख सकते हैं। भीड़ में से किसी ने शर्मिंदगी से कहा। लेकिन उसी ने बाद में वो पुराना पुल खुद ही गिरा दिया था। अधिकारी हैरान होकर बोले, उसने पुल गिरा दिया? फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज के जमाने में जो इंसान अपनी जेब से गांव के लिए पब्लिक ब्रिज बनवाने को तैयार हो, ऐसे लोग सच में बहुत कम मिलते हैं। भीड़ में अचानक किसी ने गुस्से से कहा, उस समय सबसे पहले लोगों को भड़काने वाला कौन था? शिकायत पत्र किसने लिखा था? दूसरा आदमी अंकल झाओ की तरफ उंगली दिखाकर बोला, सुना तुमने? तुम्हारे उस शिकायत पत्र की कीमत पूरे 3 लाख रुपए पड़ गई। अंकल झाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। उधर लिन जेन अपने नए ऑफिस पहुंचे। एक कर्मचारी ने उनका स्वागत किया। ब्रदर लिन, लीडर आपका इंतजार कर रहे हैं। लिन जेन अंदर गए। लीडर मुस्कुराते हुए बोले, बैठो शाओलिन, अब पूरे जिले के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की प्लानिंग की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में होगी। आगे से पूरे जिले की सड़कों की योजना का फैसला तुम करोगे। लिन जेन ने सम्मान से कहा, धन्यवाद सर, आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं कोशिश करूंगा कि सड़कें उन जगहों तक पहुंचे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लीडर मुस्कुराए। शाओलिन, कुछ साल पहले तुमने अपनी जेब से गांव के लिए जो पब्लिक ब्रिज बनवाया था, उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने विभाग के टेक्निकल रिकॉर्ड्स में पढ़ी थी। तुमने अपनी कई सालों की पूरी जमा पूंजी लगा दी सिर्फ इसलिए कि गांव वालों का आना जाना आसान हो जाए। लेकिन आखिर में वहीं गांव वाले तुम्हें गलत समझ बैठे। उसके बाद पुराने पुल का इस्तेमाल भी बंद करवा दिया गया और फिर गुस्से में आकर तुमने वो पुल खुद ही गिरा दिया। लीडर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मानता हूं उस समय तुम्हारा फैसला थोड़ा भावनाओं में लिया गया था, लेकिन अगर उस दिन तुम समझौता कर लेते और उनकी गलत बात मान लेते तो शायद मैं आज तुम्हें इतनी ऊंची नजर से नहीं देखता। लिन जेन ने दृढ़ स्वर में कहा, सर, मैं आगे भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। लीडर ने संतोष से सिर हिलाया। गांवों का विकास केवल हुनर और काबिलियत से नहीं होता, उसके लिए इंसान का चरित्र भी मजबूत होना चाहिए। तुम्हारे अंदर वही मजबूती है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तभी कर्मचारी फाइल लेकर अंदर आया। सर, ये पुराने गांव वाले इलाके की सर्वे रिपोर्ट है। वहां की जमीन में कोई समस्या नहीं है, नई सड़क आराम से बनाई जा सकती है। उसने नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे बेहतर रूट नदी के दूसरी तरफ से जाता है, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो लिन विलेज पूरी तरह मेन रोड से कट जाएगा। उसने लिन जेन की तरफ देखते हुए पूछा, डायरेक्टर लिन, क्या आप बाईपास वाले प्लान पर विचार करना चाहेंगे? हालांकि इसमें 20 मिलियन युआन अतिरिक्त खर्च होंगे, लेकिन गांव बंद रास्ता नहीं बनेगा। उसी समय गांव में लोग नई रोड प्लानिंग का नोटिस पढ़ रहे थे। जल्दी आओ, जिले की नई रोड प्लानिंग आ गई। एक आदमी घबराकर बोला, नई सड़क हमारे गांव को छोड़कर निकल रही है। दूसरा आदमी मायूस होकर बोला, अगर ऐसा हुआ तो आगे चलकर कोई भी बाहरी आदमी हमारे गांव नहीं आएगा। उधर ऑफिस में कर्मचारी ने अगली रिपोर्ट रखते हुए कहा, डायरेक्टर लिन, सर्वे का पूरा डेटा आ गया है। सबसे आसान कंस्ट्रक्शन प्लान यही है कि नई सड़क नदी के दूसरी तरफ सीधी एस्फाल्ट रोड के रूप में बनाई जाए। इस रूट पर कंस्ट्रक्शन भी आसान रहेगा, गांव वालों के घर भी नहीं हटाने पड़ेंगे और बाईपास वाले प्लान की तुलना में कुल निर्माण लागत भी काफी कम आएगी। लेकिन उस पुराने गांव का इलाका पूरी तरह मेन ट्रैफिक रूट से बाहर हो जाएगा। दूसरे इंजीनियर ने नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तकनीकी दृष्टि से सबसे अच्छा प्लान यही है कि सड़क नदी के दूसरे किनारे से निकाली जाए। इस तरह लिन विलेज पूरी तरह रूट से बाहर रह जाएगा। उसने फिर पूछा, डायरेक्टर लिन, क्या आप बाईपास वाले प्लान पर दोबारा विचार करना चाहेंगे? हालांकि इसमें 20 मिलियन युआन अतिरिक्त खर्च होंगे, लेकिन गांव बंद रास्ता नहीं बनेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, डायरेक्टर लिन, 20 मिलियन युआन हमारी कंपनी के पूरे 1 क्वार्टर के प्रॉफिट के बराबर है। अगर लिन विलेज के लिए बाईपास बनाया गया तो लागत सीधे 20 मिलियन युआन बढ़ जाएगी। ऊपर वाले अधिकारी इस फैसले को कैसे देखेंगे? आपने अभी अभी डायरेक्टर का पद संभाला है, क्या आपका पहला फैसला ही भावनाओं से प्रभावित माना जाएगा? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लिन जेन नक्शे को चुपचाप देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा,
सरकारी काम और निजी भावनाएं दोनों को हमेशा अलग रखना चाहिए। ये सड़क सिर्फ लिन विलेज के लिए नहीं बनाई जा रही, ये उन सभी लोगों के लिए बनाई जा रही है जिन्हें एक बेहतर सड़क की जरूरत है। तभी कर्मचारी ने याद दिलाया, डायरेक्टर लिन, प्लानिंग ब्यूरो की तरफ से लगातार रिमाइंडर आ रहा है। आज ऑफिस बंद होने से पहले हमें फाइनल रिपोर्ट जमा करनी होगी। लिन जेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, यही फाइनल डिसीजन रहेगा। कर्मचारी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, डायरेक्टर लिन, वो आपका अपना गांव है। लिन जेन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है। फिर उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा, बाईपास वाले प्लान की ड्राइंग भी आर्काइव में रख देना, हो सकता है भविष्य में कभी उसकी जरूरत पड़ जाए। गांव का एक आदमी भागता हुआ आया। विलेज चीफ, नई रोड प्लानिंग का नोटिस आ गया है, जरा जल्दी आकर देखिए। विलेज चीफ ने नोटिस हाथ में लिया। आदमी घबराकर बोला, उन्होंने सड़क का रूट बदल दिया है, अब सड़क दूसरी तरफ से होकर जाएगी, वो सीधे ली विलेज से गुजरेगी। हमारे गांव से अब उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। एक बूढ़ा आदमी घबराकर बोला, सब खत्म हो गया, अब हमारा गांव सचमुच बंद रास्ता बन जाएगा। विलेज चीफ ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? दूसरे आदमी ने नक्शे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, नई रोड प्लानिंग आ गई है, देखिए, सड़क नदी के उस पार से निकलेगी और हमारे गांव को पूरी तरह छोड़ देगी। ये लाल रंग वाली लाइन देख रहे हैं, यही प्रोविंशियल हाईवे है। ये सीधे ली विलेज से होकर जिले की तरफ निकल जाएगी। हमारे गांव और उस सड़क के बीच सिर्फ एक नदी का फासला रहेगा, लेकिन सड़क हमारे गांव को छोड़कर चली जाएगी। एक आदमी ने सरकारी दस्तावेज पढ़कर सुनाया, यहां साफ लिखा है, भौगोलिक स्थिति और निर्माण लागत को देखते हुए नदी के दूसरी तरफ वाले रूट को प्राथमिकता दी गई है। इस चरण की रूट प्लानिंग में लिन विलेज शामिल नहीं है। दूसरा आदमी नक्शा देखते हुए बोला, देखो, इस नक्शे में तो हमारे गांव की छोटी सड़क तक नहीं दिखाई गई है। अब अगर कोई बाहर वाला यहां आएगा तो उसे खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक किसान घबराकर बोला, हे भगवान, अगले साल मेरी स्ट्रॉबेरीज कैसे बाहर भेजी जाएंगी? उसी समय गांव में अफवाह फैल गई, सुना है अब हमारे गांव तक कोई नई सड़क नहीं आएगी। किसी ने पूछा, ये किसने कहा? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, सरकार का ऑफिशियल नोटिस लगा हुआ है, जाकर खुद देख लो। पूरा गांव इसी बात की चर्चा कर रहा है कि हमें छोड़ दिया गया है। एक आदमी चिल्लाया, कुछ तो करो। विलेज चीफ ने गंभीर स्वर में कहा, यह सच है, प्लानिंग पास हो चुकी है, साल के अंत तक कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा। एक आदमी बोला, क्या किसी की ऊपर तक पहुंच है? अगर कोई प्रभावशाली आदमी मिल जाए तो शायद रूट बदलवाया जा सके। दूसरा आदमी निराश होकर बोला, यह प्रोविंस की प्लानिंग है, क्या तुम्हें लगता है हम जैसे साधारण लोगों की बात कोई सुनेगा? एक और आदमी बोला, फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, हो सकता है वो रूट बदल दें। चलो टाउन चेयरमैन से मिलते हैं या फिर जिले के अधिकारियों से। दूसरा आदमी सिर हिलाकर बोला, जिले का मामला इतना आसान नहीं है, कुछ लोगों के कह देने से कुछ नहीं बदलता। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, रुको, जिले में हमारा एक जानने वाला है, लिंजन, वो अब जिले में ही काम करता है, सुना है इस प्रोजेक्ट का जिम्मा भी उसी के पास है। भीड़ अचानक शांत हो गई। तभी किसी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, भूल गए जब पिछली बार हम सब उससे पुल बनाने की भीख मांगने गए थे तो उसने क्या जवाब दिया था? उसने हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था और कहा था पहले पूरे 2 लाख युवान इकट्ठा करके लाओ। एक आदमी बोला, लेकिन इस बार बात 2 लाख युवान की नहीं है, इस बार पूरे गांव की सड़क का सवाल है। भीड़ में किसी ने पूछा, अंकल जाओ कहाँ है? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, कई दिनों से वो घर से बाहर ही नहीं निकला, उसका बेटा भी घर पर नहीं है, उसे बाहर बुलाओ। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंकल जाओ बाहर आए। उन्होंने थकी हुई आवाज में पूछा, क्या बात है? उनका बेटा घबराकर बोला, पापा, अब हमें क्या करना चाहिए? उधर सब लोग मिलकर लिंजन के ऑफिस पहुंच गए। अंकल जाओ सबसे आगे बढ़े। उन्होंने कांपते हुए कहा, लिंजन, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, कृपया हमारे गांव के लिए एक रास्ता छोड़ दो। लिंजन खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस दिन ये लोग मेरे घर का दरवाजा तोड़ने आए थे उस दिन भी सबसे आगे यही आदमी खड़ा था, इसके पीछे पूरे गांव की भीड़ खड़ी थी, लेकिन उस दिन मेरे पक्ष में एक शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं था। आज ये लोग यहाँ इसलिए नहीं आए कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये इसलिए आए हैं क्योंकि सड़क इन्हें छोड़कर निकल गई है। तभी एक कर्मचारी अंदर आया, डायरेक्टर लिन, बाहर बारिश बहुत तेज होती जा रही है। कुछ पल बाद उसने फिर कहा, सर, सबसे आगे खड़े बुजुर्ग की तबीयत ठीक नहीं लग रही। लिंजन ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, उन्हें अंदर आने दो। सब लोग कमरे के अंदर आ गए। डायरेक्टर लिन, लिंजन ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठ जाइए। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम लोग यहां तक आ ही गए हो तो मेरी 3 बातें सुन लो, उनके बाद तुम लोग जा सकते हो। पहली बात, मैं बीती हुई बातों को अपने दिल में नहीं रखूंगा।
दूसरी बात, पूरे हाईवे नेटवर्क की प्लानिंग बहुत पहले ही तय हो चुकी है। मैं अकेले अपनी मर्जी से उसे नहीं बदल सकता। नदी के किनारे वाला रूट इस क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने बार बार विचार करने के बाद चुना है। अगर सिर्फ तुम्हारे गांव को जोड़ने के लिए सड़क घुमाई जाए तो निर्माण लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऐसी योजना मंजूर होने की शर्तें पूरी ही नहीं करती। लिंजन ने आगे कहा, तीसरी बात, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों के निजी काम के लिए दूसरों के सामने हाथ जोड़कर सिफारिश करूं? उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। अंकल जाओ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोले, लिंजन, उस रात अगर पुल होता तो मेरी मां की जान बच जाती। लिंजन ने तुरंत जवाब दिया, वो पुल मैंने ही बनाया था और उसी पुल की शिकायत तुम लोगों ने की थी। भीड़ में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक गांव वाला आगे आया। लिंजन, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। हम ये उम्मीद नहीं करते कि तुम हमें माफ कर दोगे, लेकिन क्या तुम हमें जीने का कोई रास्ता दिखा सकते हो? कोई भी रास्ता, बस हमारे गांव को बचा लो। दूसरा आदमी भी हाथ जोड़कर बोला, ब्रदर लिन, हम तुमसे विनती करते हैं। लिंजन कुछ पल चुप रहे, फिर मन ही मन सोचने लगे। आखिरकार इन्हें अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ी। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये लोग मेरे सामने घुटने टेकें। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि ये समझें, दुनिया में कोई भी सड़क मुफ्त में नहीं बनती। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, लेकिन अब भी एक रास्ता है। भीड़ एक साथ उनकी तरफ देखने लगी। लिंजन ने कहा, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला ब्रांच रोड बनाया जा सकता है। मैं अपनी व्यक्तिगत पहचान से निवेश करूंगा। प्रोविंशियल हाईवे से तुम्हारे गांव तक एक ब्रांच रोड बनाऊंगा। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कंस्ट्रक्शन टीम किसी भी समय काम शुरू कर सकती है। भीड़ में हलचल मच गई। सच? क्या यह सच है? लिंजन ने गंभीर होकर कहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। क्या तुम लोग उसे चुकाने के लिए तैयार हो? किसी ने घबराकर पूछा, कितनी कीमत? लिंजन ने मेज पर रखा कॉन्ट्रैक्ट उनकी तरफ बढ़ा गया। खुद पढ़ लो। एक आदमी जोर से पढ़ने लगा। अगले 10 साल तक गांव के सभी कृषि उत्पादों से होने वाले मुनाफे का 20%। अंकल जाओ बिना कुछ सोचे आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मैं हस्ताक्षर करूंगा। मैं अपने नाम से इस पर साइन करूंगा। इन 10 सालों का बोझ मैं उठाऊंगा। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठाकर कहा, मैं साइन करता हूं। अंकल जाओ की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितनी गलतियां की हैं। कम से कम जिंदगी में एक सही काम तो कर लेने दो। लिंजन ने कॉन्ट्रैक्ट उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंकल जाओ, इस कॉन्ट्रैक्ट पर आप ही के सिग्नेचर होंगे। भीड़ में खड़े कुछ लोग बेचैन हो गए। एक आदमी गुस्से से बोला, 10 साल तक हमारे पूरे कृषि मुनाफे का 20%? ये तो लोगों का खून चूसने जैसा है। दूसरा आदमी भी चिल्लाया, 20%? हम पूरे साल इतनी मेहनत करें और वो सीधा 20% ले जाए? क्यों? आखिर किस हक से? तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, किस हक से? इसलिए क्योंकि पिछला पुल उसी ने अपने पैसों से बनाया था और उसी पुल को गिराने वालों में तुम भी शामिल थे। उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हें यह सौदा घाटे का लगता है तो साइन मत करो। एक आदमी गुस्से में बोला, फिर 3 घंटे पहाड़ों का चक्कर लगाकर जाओ। अगर फल सड़ जाए तो उसका नुकसान खुद उठाओ। दूसरा आदमी शांत होकर बोला, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। पिछले साल व्यापारी चेरी का एक जिन 8 युआन में खरीदते थे, लेकिन जब से हमें लंबा चक्कर लगाना पड़ा, व्यापारी आना ही बंद कर चुके हैं। फल खेतों में गिरकर सड़ जाते हैं। अगर बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर ले भी जाएं तो एक पैसा भी नहीं मिलता। वो आगे बोला, लेकिन अगर रेफ्रिजरेटेड ट्रक सीधे गांव तक आ सके तो खरीद का भाव 10 युआन प्रति जिन तक पहुंच सकता है। अगर लिंजन 20% ले भी ले तो भी मेरे हाथ में 8 युआन बचेंगे। उसने चारों तरफ देखकर कहा, अब तुम लोग खुद हिसाब लगा लो। एक आदमी बोला, वो तो पहले की बात थी। दूसरे किसान ने तुरंत जवाब दिया, पहले व्यापारी यहां क्यों आते थे? क्योंकि पुल था। अब वो क्यों नहीं आते? क्योंकि पुल नहीं है। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं लिंजन का पक्ष नहीं ले रहा। मुझे उन चेरीज पर तरस आ रहा है जो खेतों में गिरकर सड़ रही हैं। भीड़ में से किसी ने कहा, लेकिन 10 साल बहुत लंबा समय है। दूसरा बोला, 5 साल कर देते हैं। तीसरे आदमी ने सिर हिलाया, जिस इंसान ने 2 लाख युआन के मामले में हमसे एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, क्या तुम्हें लगता है वो इस बात पर मोलभाव करेगा? एक आदमी बोला, फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए, क्या पता वो मान जाए। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो नहीं मानेगा। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमें साफ दिखाई देता है कि हमने पहले उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। तभी भीड़ में से एक नौजवान आगे आया, मैं साइन करूंगा। किसी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? उसने दृढ़ता आवाज में जवाब दिया, मैं अब और लंबा चक्कर नहीं लगाना चाहता। मेरे पिता का जो कर्ज है उसे मैं चुकाऊंगा। 10 साल तक मुनाफे का 20%, एक पैसा भी कम नहीं होगा। पेन दो, मैं अभी साइन करता हूं।
एक महिला भी आगे आई। अगर स्ट्रॉबेरीज फिर खेत में सड़ जाएं तो वो वैसे भी बेकार हैं। उससे अच्छा है कि उसका 20% लिंजेन को दे दूं। मैं दोबारा अपनी स्ट्रॉबेरीज को टोकरी में सड़ते हुए नहीं देखना चाहती। ये कीमत मैं खुशी से दूंगी। आखिरकार गांव के सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। कुल 67 परिवारों ने हस्ताक्षर किए। कुछ ही दिनों बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। एक मजदूर चिल्लाया, थोड़ा बाई तरफ करो, जरा रास्ता खाली करो। दूसरा मजदूर बोला, मूंग बीन सूप आ गया है, जिसे पीना हो आकर पी लो। गांव की महिलाएं मुस्कुराते हुए बोलीं, सब लोग थोड़ा आराम कर लो। हमारे बाग के संतरे बहुत मीठे हैं, बिल्कुल खट्टे नहीं हैं। आराम से खाइए, अभी बहुत सारे बचे हैं। बहुत मीठे हैं। चारों तरफ हंसी गूंज उठी। तभी एक कर्मचारी ने मुस्कुराकर लिंजेन से कहा, डायरेक्टर लिन, इस बार आपके गांव का माहौल उस दिन से बिल्कुल अलग है जब पुराना पुल तोड़ा गया था। उस समय तो हमें गांव के अंदर आने तक नहीं दिया गया था, लेकिन आज मजदूरों से ज्यादा लोग उन्हें पानी पिलाने और सेवा करने आए हैं। चारों तरफ हंसी गूंज उठी। एक आदमी जोर से बोला, अब अगर किसी ने भी उसकी शिकायत करने की हिम्मत की तो सबसे पहले मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरा आदमी बोला, और आगे से जो भी इस पुल से गुजरेगा, अगर उसने टोल नहीं दिया तो सबसे पहले मैं उसका विरोध करूंगा। जिसे 1 युआन देना भी भारी लगता हो, उसे इस पुल पर चलने का कोई हक नहीं है। तभी किसी ने देखा कि अंकल जाधव भी काम कर रहे हैं। उनका बेटा दौड़कर आया, पापा, आपका घाव अभी पूरी तरह भरा भी नहीं है। अंकल जाधव मुस्कुराए, मैं अभी भी काम कर सकता हूं। उसी समय बाहर गांव का एक आदमी आया। उसने पूछा, अरे, तुम लोगों ने ये पुल फिर से क्यों बनवाया? क्या फिर से वही बेवकूफ अमीर आदमी लिंजेन अपने पैसों से बनवा रहा है? इतना सुनते ही एक गांव वाला गुस्से में बोला, उसे बेवकूफ अमीर आदमी मत कहो। दूसरा आदमी भी बोला, जुबान संभाल कर बात करो। इस बार पूरा गांव हाथ जोड़कर उसके पास गया था, तब जाकर उसने ये पुल बनाने के लिए हामी भरी है। हमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। अगले 10 साल तक मुनाफे का 20% उसे मिलेगा। अगर तुमने दोबारा उसे बेवकूफ अमीर आदमी कहा तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। और याद रखना, आगे से इस पुल से गुजरते समय टोल जरूर देना। 1 युआन भी कम नहीं चलेगा। कुछ समय बाद नया ऑटोमेटिक टोल सिस्टम भी लगा दिया गया। एक आदमी मशीन को देखते हुए बोला, ये कैसे काम करती है? सुना है ये गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन करती है, लेकिन पता नहीं सही पहचान पाती है या नहीं। दूसरा आदमी समझाते हुए बोला, गांव के निवासियों की गाड़ी से सिर्फ 1 युआन लिया जाएगा और दूसरे गांव की गाड़ियों से दूरी के हिसाब से टोल लगेगा। उसी समय एक गाड़ी टोल गेट से गुजरी। मशीन से आवाज आई, गांव के निवासी की गाड़ी, टोल 1 युआन, आपकी यात्रा शुभ हो। लिंजेन ने मुस्कुराकर मशीन की आवाज सुनी। एक गांव वाला हंसते हुए बोला, ब्रदर लिन, ये 1 युआन में बहुत खुशी से दे रहा हूं। तभी एक लड़के ने अपने पिता से पूछा, पापा, ये क्या हुआ? आपने तो कहा था कि आपने गाड़ी का नंबर प्लेट बदलवा लिया है। पिता ने झेंपते हुए कहा, अभी तक बदलवाने का समय नहीं मिला। अब बताओ, जाना है या नहीं? उसी समय मशीन से फिर आवाज आई, ब्लैक लिस्ट में दर्ज वाहन, इस बार 10 युआन टोल काटा गया। उल्लंघन की सूचना देने वालों के लिए इनाम उपलब्ध है। उसी समय एक नया रेफ्रिजरेटेड ट्रक गांव में पहुंचा। कोई बोला, ये ट्रक तो कमाल का है। इसका तापमान हमेशा 4 डिग्री पर रहता है। फल सीधे प्रोविंस तक पहुंच जाएंगे, फिर भी खराब नहीं होंगे। दूसरा आदमी हंसकर बोला, ये तो हमारे घर के रेफ्रिजरेटर से भी ज्यादा बढ़िया है। लिंजेन फल पैक होते हुए देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सिस्टर जाधव, क्या ये स्ट्रॉबेरीज आज ही तोड़ी गई हैं? सिस्टर जाधव मुस्कुराई, हाँ, आज सुबह ही तोड़ी हैं। देखिए, इन पर अभी भी ओस की बूंदें हैं। हर एक स्ट्रॉबेरी मैंने अपने हाथों से चुनकर रखी है। उन्होंने आगे कहा, पैकिंग होते ही रेफ्रिजरेटेड ट्रक इन्हें लेकर निकल जाएगा और आज शाम तक ये प्रोविंस के सुपरमार्केट की शेल्फ्स पर पहुंच जाएंगी। सिस्टर जाधव ने लिंजेन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर लिन, जब आपने शुरुआत में कहा था कि मुनाफे का 20% देना होगा तो मैंने मन ही मन आपको बहुत बुरा भला कहा था। लिंजेन हंस पड़े, लगता है ये बात तुमने बहुत दिनों से दिल में दबाकर रखी हुई थी। सिस्टर जाधव भी हंस पड़ी, लेकिन अब मुझे लगता है जिंदगी में खर्च किया हुआ सबसे सही पैसा वही 20% है। उसी समय गांव की एक युवती लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। वो कैमरे की तरफ मुस्कुराकर बोली, दोस्तों, ये है हमारा लिन विलेज। आज हमारे गांव की पहली चेरी की खेप सीधे रेफ्रिजरेटेड ट्रक से रवाना हो रही है। अगर आज ऑर्डर करेंगे तो कल तक चेरीज आपके घर पहुंच जाएंगी। अचानक उसने उत्साहित होकर कहा, अभी अभी किसी ने एक साथ 300 ऑर्डर्स दिए हैं। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। एक किसान हैरानी से बोला, 300 ऑर्डर्स? पहले तो पूरे दिन बाजार में बैठकर 30 जिन चेरीज बिक जाएं तो हम खुशी से रो पड़ते थे। एक बुजुर्ग किसान भावुक होकर बोले, यही समय पिछले साल भी था, लेकिन तब हमारी सारी चेरीज खेत में सड़कर गिर गई थीं। उन्होंने खुद अपने गाल पर हल्की थपकी मारी। अगर उस समय का मैं आज वाले मुझे देख लेता तो शायद खुद को थप्पड़ मार देता। दूसरा किसान हंसते हुए बोला, इस साल एक जिन चेरी 15 युआन में बिक रही है।
व्यापारी खुद यहाँ खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं और अब तो ऑनलाइन सेल्स भी शुरू हो गई है। मैं मोबाइल पर खुद देख सकता हूँ कि हमारी चेरीज कौन कौन खरीद रहा है। बीजिंग, शंघाई, गुआंगजो। उन्होंने गर्व से कहा, मेरी चेरीज तो गुआंगजो तक बिक रही हैं। अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी सचमुच सफल हो गई है। लोडिंग शुरू होने लगी। एक आदमी ने आवाज लगाई, ध्यान से रखना, फल कहीं दबकर खराब ना हो जाए। दूसरा आदमी मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, ये रेफ्रिजरेटेड ट्रक तो एम्बुलेंस से भी ज्यादा आराम से चलता है। लेकिन सच में बेचती होगी ये नहीं सोचा था। एक दिन गांव के लोग इस साल की कमाई का हिसाब लगा रहे थे। एक किसान खुशी से बोला, इस महीने सिर्फ ऑनलाइन सेल से ही 20,000 जिन माल बिक गया। व्यापारी भी 10,000 जिन माल खरीद कर ले गए। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत स्थानीय बाजार में बिका, सब मिलाकर औसतन 8 युआन प्रति जिन का भाव मिला। वो उत्साह से बोला, पिछले महीने मुझे कुल 1,80,000 युआन का मुनाफा हुआ। लिन जिन ने अपना 20% हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे हाथ में आराम से 1,40,000 युआन से ज्यादा बचे। एक आदमी हैरानी से बोला, 1,80,000? पहले पूरे साल में कितनी कमाई होती थी? किसान हंस पड़ा, पहले पूरे साल मेहनत करके मुश्किल से 50,000 युआन कमाते थे। अब तो एक महीने की कमाई पहले के पूरे 3 साल के बराबर हो गई है। दूसरे आदमी ने पूछा, लेकिन जो 20% कमीशन लिन जिन लेता है उसका क्या? किसान मुस्कुराया, सच कहूं तो जब पहली बार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था तब मुझे भी ये 20% बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब समझ आया वो हिस्सा तो कुछ भी नहीं है। वो आगे बोला, लिन जिन ही रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स लेकर आया, उसी ने ऑनलाइन सेल्स शुरू करवाई, हमारे फलों के लिए ब्रांड पैकेजिंग भी उसी ने बनवाई। अगर वो ना होता तो ये 1,80,000 युआन मुझे 1 पैसा भी नहीं मिलते। मैं खुशी खुशी उसे 20% दे दूंगा, लेकिन अब अपनी एक भी स्ट्रॉबेरी को टोकरी में सड़ते हुए नहीं देखना चाहता। उसने गहरी सांस ली। ये बात मैं 1 साल से अपने दिल में दबा कर बैठा था। कुछ समय बाद गांव की बैठक बुलाई गई। विलेज चीफ ने घोषणा की, इस साल हमारे गांव की हर परिवार की औसत आय 63,000 युआन बढ़ी है। लिन जिन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैंने उसी के अनुसार काम किया है। तुम लोग जो कमाते हो उसमें से मैं सिर्फ 20% लेता हूं, बाकी 80% पूरी तरह तुम्हारा है। उन्होंने आगे कहा, 10 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट में अभी 9 साल बाकी हैं। अगले साल भी यही नियम रहेगा, उसके अगले साल भी यही रहेगा, लेकिन जब पूरे 10 साल पूरे हो जाएंगे तो ये सड़क पूरी तरह तुम्हारी होगी और ये पुल भी तुम लोगों का होगा। बैठक समाप्त होने ही वाली थी, तभी एक अधिकारी अंदर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शाओलिन, तुम्हारे किसानों के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले मॉडल की चर्चा पूरे प्रोविंस में हो रही है। प्रोविंस के नेताओं ने खुद तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि तुम्हें जाकर अपना अनुभव सबके साथ साझा करना होगा। लिन जिन ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद सर। अधिकारी मुस्कुराए, अच्छी तैयारी करना, पूरा प्रोविंस तुमसे सीखने का इंतजार कर रहा है। उसी शाम अंकल जाओ एक पुरानी शराब की बोतल लेकर लिन जिन के घर पहुंचे। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, लिन जिन, अब मेरे पास तुम्हारा सामना करने की भी हिम्मत नहीं बची। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे सामने आने में शर्म आती है। उन्होंने बोतल आगे बढ़ाई, ये शराब मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। लिन जिन ने बोतल की तरफ देखा, मुस्कुराकर पूछा, अंकल जाओ, इसे कितने सालों से संभाल कर रखा है? अंकल जाओ ने बोतल को प्यार से सहलाते हुए कहा, ये 20 साल पुरानी गुइझू वाइन है। मैंने इसे उसी दिन खरीदा था जिस दिन मेरी पोती का 1 मंथ सेलिब्रेशन था। इतने सालों तक इसे पीने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने हमेशा इसे संदूक के सबसे नीचे छिपाकर रखा। 3 बार घर बदला, लेकिन इसे कभी खोने नहीं दिया। लिन जिन मुस्कुराए, आइए अंकल, अंदर चलिए, आज हम यही शराब साथ बैठकर पीते हैं। अंकल जाओ ने सिर झुका लिया, ये शराब तुम्हारे लायक नहीं है। जब तुमने पहली बार गांव के लिए पुल बनाया था, मैं हमेशा यही सोचता था, ये लड़का इतना बेवकूफ क्यों है? अपनी जेब से इतना पैसा बिना सोचे कैसे निकाल सकता है? उन्होंने गहरी सांस ली। बाद में जब पुल से गुजरने वाले लोग बढ़ने लगे तो मेरे मन में लालच आ गया। आखिर ये सारा पैसा अकेला वही क्यों कमाए? यही सोचकर मैंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत लिख दी। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर अंकल जाओ बोले, उस रात तुम्हारी आंट रसोई में खड़ी होकर मुझे बहुत डांट रही थी। उन्होंने कहा था, लिन जिन गांव के लिए पुल बनाकर पुण्य कमा रहा है और तुम उसकी शिकायत करके पाप कर रहे हो। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मुझे लगता था मैं ये सब गांव वालों के भले के लिए कर रहा हूं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन फिर पुल टूट गया
और लिू योंग की माँ, उन्हें बचाया नहीं जा सका। अंकल जाओ की आंखों से आंसू बह निकले। उसके बाद मैं चेरी के बाग में घुटनों के बल बैठ गया। न जाने कितनी बार मैंने खुद अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारे। तभी मुझे समझ आया कि वो शिकायत पत्र मेरी पूरी जिंदगी मेरे सीने पर बोझ बनकर रहेगा। मरते समय भी मैं कभी चैन से आंखें बंद नहीं कर पाऊंगा। लिन जेन ने शांत स्वर में कहा, अंकल जाओ, आप हर दिन अपनी साइकिल लेकर 2 घंटे लंबा रास्ता तय करते रहे, लेकिन आप एक बार भी मेरे पास नहीं आए। इस सीख को आपको पूरी जिंदगी याद रखना चाहिए। अंकल जाओ ने सिर और झुका लिया। अब मुझमें तुम्हारे सामने आने की भी हिम्मत नहीं बची। लिन जेन ने उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, अंकल जाओ, क्या आपको पता है मैं आपसे सबसे ज्यादा किस बात पर नाराज था? अंकल जाओ ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लिन जेन बोले, आपकी शिकायत करने पर नहीं। मैं इसलिए नाराज था क्योंकि शुरू से आखिर तक आपने मुझसे एक बार भी सच नहीं कहा। अगर आपको लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप सीधे मेरे घर आ सकते थे, दरवाजा खटखटा सकते थे, हम बैठकर आराम से बात कर सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप लोगों को साथ लेकर आए और मेरे घर का दरवाजा तोड़वा दिया। लिन जेन ने शराब की बोतल उठाई, मुस्कुराकर बोले, चलो आज इस शराब की बोतल के साथ पुरानी सारी बातें यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन उस घटना से मिली सीख, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में फिर एक बैठक बुलाई गई। विलेज चीफ खुशी से बोले, सरकार ने रूरल रिवाइटलाइजेशन स्पेशल फंड मंजूर कर दिया है और हमारे गांव को मॉडल विलेज चुना गया है। भीड़ में उत्साह फैल गया। किसी ने पूछा, मॉडल विलेज बनने पर कितनी सहायता मिलेगी? विलेज चीफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 60 लाख युआन और उत्पादन बढ़ाने के लिए 30 लाख युआन, यानी कुल 90 लाख युआन। पूरा हॉल तालियों और हंसी से गूंज उठा। तभी एक आदमी बोला, लेकिन अगर उस समय लिन जेन गांव वापस नहीं आया होता तो क्या ये पैसा हमारे गांव को मिलता? दूसरा आदमी बोला, 60 लाख सड़क और पुल बनाने के लिए हैं, 30 लाख उत्पादन बढ़ाने के लिए। लेकिन इतना पैसा खर्च कहाँ किया जाए? एक किसान बोला, मेरे बाग तक जाने वाली सड़क अभी कच्ची है, पहले वही बननी चाहिए। दूसरा तुरंत बोला, क्यों? सिर्फ तुम्हारे खेत की सड़क पहले क्यों? वैसे भी रेफ्रिजरेटेड ट्रक तुम्हारे खेत तक नहीं पहुंच सकता। एक और किसान बोला, मेरा ग्रीन हाउस तो पहाड़ी पर है, बारिश होने पर वहां ट्रैक्टर तक नहीं चढ़ पाता। अगर रेफ्रिजरेटेड ट्रक ऊपर नहीं पहुंचेगा तो फल कितने भी अच्छे हों, गोदाम में ही सड़ जाएंगे। बहस बढ़ती जा रही थी। तभी विलेज चीफ खड़े हुए। उन्होंने सबको शांत कराया। तुम लोगों ने कभी सोचा है इतना बड़ा फंड हमारे गांव को ही क्यों मिला? इस इलाके में कितने गांव हैं? फिर चुना सिर्फ हमें क्यों गया? सब लोग चुप हो गए। विलेज चीफ ने धीरे धीरे कहा, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि लिन जेन ने वो पुल बनाया, क्योंकि रेफ्रिजरेटेड ट्रक सीधे गांव तक पहुंच सकता है। इसी वजह से हमारी चेरीज प्रोविंस तक बिकने लगी। उन्होंने आगे कहा, पिछले महीने इवैल्यूएशन टीम चुपचाप निरीक्षण करने आई थी। उन्होंने हमारा लाइव स्ट्रीमिंग रूम देखा। उन्होंने पुल पर लगा इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम भी देखा। वापस जाते समय उन्होंने सिर्फ एक बात कही, इस गांव ने अपने दम पर अमीर बनने का रास्ता बना लिया है। विलेज चीफ ने सबकी तरफ देखा, फिर पूछा, अगर शुरुआत में लिन जेन वापस नहीं आया होता तो क्या ये 90 लाख युआन हमारे हिस्से में आते? भीड़ में कोई जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने खुद ही कहा, अगर लिन जेन वापस नहीं आता तो पुल नहीं होता, रेफ्रिजरेटेड कोल्ड चेन नहीं होती, ऑनलाइन सेल्स नहीं होती, हमारी चेरीज खेतों में सड़ जाती, स्ट्रॉबेरीज रास्ते में ही खराब हो जाती, और जब इवैल्यूएशन टीम यहां आती तो उन्हें सिर्फ कीचड़ वाली कच्ची सड़कें और सड़े हुए फलों के ढेर दिखाई देते। उन्होंने पूछा, ऐसे में क्या हमारा गांव कभी मॉडल विलेज चुना जाता? विलेज चीफ कुछ क्षण चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, सच कहूं तो जब लिन जेन ने खुद अपना पुल तोड़वाया था तब मैंने भी उसे बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन अब समझ आया, उसने जो किया वो सिर्फ एक पुल बनाना नहीं था, उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। विलेज चीफ ने गहरी सांस लेकर कहा, उस समय मैंने भी लिन जेन को बहुत बुरा भला कहा था। मैंने उसे निर्दयी कहा था। मुझे लगा वो पुल तोड़ देना पसंद करेगा, लेकिन गांव वालों को उसका फायदा कभी नहीं लेने देगा। जब अंकल जाओ लोगों को साथ लेकर उसके घर के सामने मुआवजे के पैसे बांटने की मांग करने गए थे, तब मैं भी 2 बार उसके घर के दरवाजे पर जाकर उसे डांट कर आया था। मैंने उस समय एक शब्द भी उसके पक्ष में नहीं कहा था, क्योंकि मुझे भी लगा था कि पैसे बांट देना ही ठीक होगा। उन्होंने पूरे गांव की तरफ देखा। अब बताओ, क्या तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं? विलेज चीफ की आवाज भर आ गई। जब लिन जेन ने पहला पुल बनाया था तो उसने अपनी जेब से एक एक पैसा लगाया था। उसने पूरे गांव से 1 पैसा तक नहीं मांगा।
लेकिन तुम में से किसी ने भी उसे एक घूंट पानी तक नहीं पिलाया। जब उसके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होकर हंगामा कर रही थी, क्या तुम में से किसी ने भी उसके लिए एक निष्पक्ष बात कही थी? पूरा गांव शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। विलेज चीफ में दृढ़ता से कहा, लिन झेन का एक पुल का कर्जदार हूं और इस पूरे गांव पर भी उसका एक पुल का कर्ज है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि लिन झेन के सम्मान में एक स्मारक शिलालेख मेमोरियल स्टोन बनाया जाए। भीड़ से तुरंत आवाज आई, हाँ, जरूर बनाया जाए। एक आदमी ने पूछा, उस शिलालेख पर क्या लिखा जाएगा? विलेज चीफ ने जवाब दिया, उस पर पूरी कहानी लिखी जाएगी। कैसे उसने पहला पुल बनाया, फिर खुद उसे गिराया और आखिर में उससे भी बेहतर पुल दोबारा बनाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि इस गांव का ये पुल कैसे बना। उन्होंने आगे कहा, यह शिलालेख पुल के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में लगाया जाएगा। उसका मुंह मुख्य सड़क की तरफ होगा और उसकी पीठ नदी की तरफ। जो भी इस रास्ते से गुजरे उसे ये शिलालेख दिखाई देना चाहिए, और जो भी इस पुल पर कदम रखे वो पहले इस शिलालेख को पढ़े। किसी ने फिर पूछा, उस पर आखिर लिखा क्या जाएगा? विलेज चीफ ने दोहराया, यही कहानी कि लिन जैन ने पुल बनाया, फिर उसे गिराया और फिर दोबारा बनाया, ताकि लिन विलेज की हर आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखे कि ये पुल कितने आंसू और कितनी मेहनत की कीमत पर वापस मिला है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जो इस प्रस्ताव से सहमत हो वो आगे आकर अपना नाम लिखे या अंगूठा लगाए। एक एक करके पूरा गांव आगे आने लगा। सबने उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अंकल जाओ पुल के पास खड़े होकर मुस्कराए। उन्होंने लिन जैन से कहा, जिस दिन तुमने गुस्से में उस पुल को गिरा दिया था, उस दिन मुझे लगा था जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुराना पुल टूटने के बाद उससे भी बेहतर नया पुल बनेगा। लिन जैन हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब मैंने पुल गिराने का फैसला किया था तब मैंने एक बात कही थी, अगर लोगों के दिल ही बिगड़ जाएं तो पुल कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसका कोई मतलब नहीं रहता। उन्होंने सामने खड़े गांव वालों की तरफ देखा। लेकिन अब पुल भी खुल गया है और लोगों के दिल भी खुल गए हैं। लिन झेन ने स्मारक शिलालेख की तरफ देखा, फिर बोले, ये शिलालेख मेरे लिए नहीं है, ये पूरे गांव के लिए है, ताकि सब हमेशा याद रखें कि ये पुल कैसे बना, कैसे खोया और फिर कैसे वापस लौटा। उसके बाद हर सुबह अंकल जाओ पुल के पास आकर सफाई करने लगे। एक दिन किसी ने पूछा, अंकल जाओ, आप रोज यहां आकर सफाई करते हैं? अंकल जाओ मुस्कुराए, बस ऐसे ही। मैं चाहता हूं कि ये जगह हमेशा साफ सुथरी और चमकती रहे। उन्होंने झाड़ू को देखते हुए कहा, यह पुल लिन झेन ने बनाया है और ये स्मारक उसी सम्मान का प्रतीक है जिसका वो हकदार है। अब मैं उसके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में बस यही झाड़ू बची है। उसी समय एक आलीशान कार वहां आकर रुकी। कुछ लोग उतरकर चारों तरफ देखने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, ये जगह तो कमाल की है। सामने नदी का शानदार नजारा, पुल के बिल्कुल पास, और मेन रोड भी यहीं है। उसने विलेज चीफ की तरफ देखकर कहा, कीमत बताइए, ये जमीन मैं खरीदना चाहता हूं। नदी के किनारे की ये 200 मुंह, लगभग 13 हेक्टेयर, यहां मैं एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाऊंगा। विलेज चीफ ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, ये पुल लिन झेन ने बनाया है और ये स्मारक पूरे गांव ने मिलकर बनवाया है। ये जमीन बिकाऊ नहीं है। वो आदमी हल्का सा हंसा। उसने एक फाइल निकालकर कहा, विलेज चीफ, हमारे पास सरकारी मंजूरी है। ये इलाका डेवलपमेंट प्लानिंग में शामिल है। इसका कमर्शियल डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर तुम लोग अपनी मर्जी से नहीं बेचोगे तो हम सरकारी प्रक्रिया से जमीन अधिग्रहित कर लेंगे। उस समय तुम्हें इतना मुआवजा भी नहीं मिलेगा। विलेज चीफ ने पूछा, मुआवजा कितना दोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, 2000 युआन प्रति वर्ग मीटर। फिर उसने तिरस्कार से कहा, तुम्हारे ये पुराने टूटे फूटे घर ज्यादा से ज्यादा शहर में एक टॉयलेट खरीदने लायक ही कीमत रखते हैं। इतना सुनते ही गांव वाले गुस्से से भड़क उठे। एक आदमी चिल्लाया, 2000? क्या हमें भिखारी समझ रखा है? वो कंधे उचकाकर बोला, अगर कम लग रहा है तो ठीक है, फिर हम सरकारी प्रक्रिया से ही काम करेंगे। जब बुलडोजर यहां आएंगे तब पछताना मत। विलेज चीफ आगे बढ़े। उन्होंने पुल के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, जो भी इस गांव के पुल को हाथ लगाएगा, जो भी हमारे उपकारी को मिटाने की कोशिश करेगा, उसे पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। सामने वाला आदमी हंस पड़ा। उसने ताना मारते हुए कहा, बूढ़े, इतनी उम्र हो गई है फिर भी इतनी जिद। तुम्हारा ये बूढ़ा शरीर एक्सकेवेटर का एक हल्का सा धक्का भी नहीं सह पाएगा। सामने खड़े विलेज चीफ ने गुस्से में कहा, ध्यान से सुन लो, इस स्मारक पर सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं लिखा है। इस पर पूरे 67 परिवारों के नाम दर्ज हैं। हर परिवार ने अपने लाल अंगूठे का निशान लगाया है। हर एक घर ने
अपनी जिंदगी इस पुल के साथ जोड़ दी है। अगर तुम इस शिलालेख को तोड़ोगे तो इसका मतलब होगा तुम हमारी जड़ों को ही काट दोगे। उन्होंने पुल की तरफ इशारा किया, जिस पुल को बनवाने के लिए हमें हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ी थी। अगर तुम उसे तोड़ोगे तो ये यहां मौजूद सभी 67 परिवारों के मुंह पर तमाचा होगा। तभी कुछ सरकारी कर्मचारी वहां पहुंच गए। उन्होंने भीड़ देखकर पूछा, तुम लोग यहां इस तरह इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? किसी ने तुरंत जवाब दिया, क्या? ये गांव तो विशेष संरक्षण वाला मॉडल विलेज है। अधिकारी ने जल्दी से फाइल पलटी। हमारी मंजूरी वाले दस्तावेज में तो इसका जिक्र नहीं था। दूसरा अधिकारी तुरंत बोला, गलतफहमी हो गई, गलतफहमी हो गई। आज तो हम सिर्फ यहां का निरीक्षण करने आए थे। इतना कहकर वे लोग चुपचाप वापस चले गए। कुछ देर बाद अंकल जाओ ने अपने बेटे की तरफ देखा। भावुक होकर बोले, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन कम से कम इस बार मैंने सही काम किया। उसी समय एक छोटा बच्चा पुल की तरफ देखकर बोला, पापा देखिए, पुल तो सुनहरे रंग का हो गया है। उसके पिता मुस्कुराए, हाँ, ये उस पुराने पुल जैसा नहीं है जो तुम्हारे पापा ने पहली बार बनाया था। उधर एक कर्मचारी दौड़ता हुआ लिनजन के पास आया। डायरेक्टर लिन, आज चेरी की आखिरी खेप भी प्रोविंस भेज दी गई है। सुपरमार्केट वाले 3 बार फोन करके जल्दी माल मांग चुके हैं और ऑनलाइन स्टोर पर अभी-अभी 500 नए ऑर्डर्स भी आए हैं। इस महीने आपके कमीशन में पिछले महीने से भी 20,000 युआन ज्यादा आएंगे। लिनजन का बेटा मुस्कुराकर बोला, जब आपने गुस्से में पुल गिराया था तब मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन किसे पता था कि उसी से एक नई दुनिया शुरू होगी। फिर उसने पूछा, पापा, उस समय आपने कहा था अगर लोगों के दिल टूट जाएं तो पुल कितना भी सुंदर हो उसका कोई मतलब नहीं, तो अब क्या कहते हैं? लिनजन मुस्कुराए, पुल तो सिर्फ एक साधन है, वो लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए होता है। लेकिन अगर लोगों के दिलों के बीच का पुल टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। खुशकिस्मती से आखिरकार हम सब ने उस पुल को भी फिर से जोड़ लिया। गांव का बाजार फिर से रौनक से भर गया। एक दुकानदार आवाज लगाने लगा, आइए चेरी चखिए, लिन विलेज की चेरी है, इतनी मीठी कि दिल तक मिठास पहुंच जाए। अभी अभी तोड़ी गई है, अगर मीठी ना निकले तो पैसे वापस। एक ग्राहक हंसकर बोला, पहले तो तुम्हारा गांव शाम होते ही सुनसान हो जाता था, अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा मेला लगा हो। सब हंस पड़े। दूसरा आदमी बोला, पुल खुल गया है, लोगों का आना जाना बढ़ गया है और जिंदगी भी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। पहले अंधेरा होते ही सब सो जाते थे, अब रात में भी लोग यहां बारबेक्यू खाने आते हैं। एक बच्चे ने दूर इशारा करते हुए पूछा, पापा, वो ऊपर क्या है? लिनजन ने मुस्कुराकर कहा, वो पहला पुल है जो मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचाए हुए पैसों से बनाया था। वो जनता का पुल है। फिर उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा, चलो घर चलते हैं। उसी समय लिनजन का एक कर्मचारी बोला, डायरेक्टर लिन, मैं अपनी पहली महीने की सैलरी से पूरे गांव को इस पुल का लाइफ टाइम पास देना चाहता हूं। मैंने सबके टोल टिकट्स खरीद लिए हैं। हर परिवार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक QR कोड तैयार है और सबके मोबाइल पर भेज भी दिया गया है। लिनजन मुस्कुराए, तुम्हारी पहली सैलरी कितनी थी? 5,000 युआन, और एक टिकट की कीमत 1 युआन। कर्मचारी बोला, मैं गांव के सभी बुजुर्गों को भी एक दावत देना चाहता हूं, ठीक उसी दरवाजे के सामने जहां कभी मेरे पिता ने पुल गिराया था। लिनजन ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता को पता है कि तुम ये योजना लेकर आए हो? उसने सिर हिलाया, हाँ। उन्होंने कहा, जो कर्ज मैं उस समय गांव वालों का नहीं चुका पाया उसे अब मेरा बेटा मेरी तरफ से चुकाएगा। ये अभी भी काफी नहीं है, लेकिन हर सफर की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। लिनजन हंस पड़े। चलो, कर्मचारी ने पूछा, कहाँ? लिनजन बोले, अपने पापा को भी बुलाओ, आज हम सब साथ बैठकर पिएंगे। जब तक नशा ना हो जाए कोई घर नहीं जाएगा। गांव के सभी लोगों को उनका QR पास बांटा गया। एक युवक बोला, हर व्यक्ति के लिए QR कोड है, इसे स्कैन करते ही जिंदगी भर इस पुल से मुफ्त आ जा सकेंगे। अब किसी को नकद तोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंकल जाओ मुस्कुराकर बोले, तो तुमने अपनी पहली पूरी सैलरी इसी काम में खर्च कर दी? कर्मचारी हंस पड़ा, हाँ। अंकल जाओ ने वही शराब की पुरानी बोतल निकाली, उसमें आधी शराब बची हुई थी। उन्होंने कहा, लिनजन, आज इसे पूरा खत्म कर देते हैं। दोनों ने गिलास उठाए। लिनजन मुस्कुराकर बोले, अंकल जाओ, पहले आपने कहा था कि ये शराब मेरे लायक नहीं है, लेकिन आज मुझे लगता है ये शराब भी आपके सम्मान के लायक नहीं है। उन्होंने गिलास उठाया।
ये जाम उस इंसान के नाम जिसने पहला पुल बनाया, और उससे भी बढ़कर उस इंसान के नाम जो वापस लौटा और नया पुल फिर से बनाया। अंकल जाओ की आंखें भर आईं। लिनजन मुस्कुराए। पुरानी बातें आज इस जाम के साथ खत्म, लेकिन उनसे मिली सीख उसे पूरी जिंदगी याद रखना। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आइए सब लोग जाम उठाइए, चीयर्स चीयर्स। तभी लिनजन का बेटा मुस्कुराकर बोला, पापा मैं भी बड़ा होकर पुल बनाऊंगा। लिनजन ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, फिर मुस्कुराकर कहा, पहला पुल एक नदी को जोड़ता है, दूसरा पुल पूरे गांव को जोड़ता है, लेकिन तीसरा पुल लोगों के दिलों को जोड़ता है।